मैं आज इसी स्वदेशी के भाव को आप तक संप्रेषित करने के लिए और स्वदेश का गौरव आपके भीतर जागृत करने के लिए भाई राजीव जी को आमंत्रित कर रहा हूं। भाई राजीव जी। परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, आज मैं आपसे स्वदेशी से स्वावलंबी भारत इस विषय पर संवाद करूंगा। परम पूजनीय स्वामी जी ने जैसा आपको बताया, ये स्वदेशी बहुत गहरा दर्शन है और ये ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पांव पे खड़ा कर सकता है। और इस दर्शन ने पिछले 200 वर्ष में दुनिया के कई देशों में ऐसे चमत्कार किए हैं कि वो देश आज दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। मैं आपको नाम लेके कुछ उदाहरण से बताऊं। ये अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना हुआ दिखाई देता है आपको। ये स्वदेशी के दर्शन में से निकला हुआ देश है। अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया। जैसे हमारे देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी आंदोलन के प्रखर प्रवक्ता हैं, प्रखर दिशा निर्देशक हैं, अगर अंग्रेजी में कहें तो लीडर हैं। वैसे ही अमेरिका में स्वदेशी आंदोलन के एक बहुत प्रखर प्रवक्ता पैदा हुए थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने अपने पूरे देश को स्वदेशी की तरफ मोड़ दिया था। अमेरिका बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा था अंग्रेजों का, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे नेताओं के कारण वो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ गया और वो अमेरिका आज दुनिया की महाशक्ति बन गया। आप अगर हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि मात्र पिछले 200 वर्षों में अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन गया। 200 वर्ष पहले तक अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था। आर्थिक दुनिया में, व्यापार की दुनिया में, उद्योग की दुनिया में, सुरक्षा व्यवस्था की दुनिया में, तकनीकी की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में कोई भी अमेरिका का नाम लेने वाला नहीं था आज से 200 साल पहले तक। आज अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है। आज अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा तकनीकी विकसित करने वाला देश है, सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला देश है, सबसे ज्यादा सुख समृद्धि और संपत्ति वाला देश है। ये सब पिछले 200 वर्षों में अमेरिका ने हासिल किया है। उसके पहले उनके पास कुछ नहीं था और ये सब हासिल करने के लिए अमेरिका ने स्वदेशी नीति को अंगीकार किया है, स्वदेशी दर्शन को अंगीकार किया है और अपने को सारी दुनिया में स्थापित किया। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आज से लगभग 100 साल पहले तक जापान का कोई नाम लेवा नहीं था दुनिया में। जापान भी गुलाम रहा है दुनिया में कई देशों का। जापान तो ऐसा एक अद्भुत देश है जो 3 बार गुलाम हुआ है। एक बार अंग्रेजों का गुलाम हुआ जापान, मुश्किल से आजाद हुआ। फिर दूसरी बार जापान गुलाम हुआ डच, पुर्तगाली और स्पेनिश लोगों का मिला जुलाकर, फिर आजाद हुआ। और तीसरी बार जापान गुलाम हुआ अमेरिका का और मुश्किल से आजाद हुआ। जापान जब अमेरिका का गुलाम था तब आपको मालूम है अमेरिका ने 2 एटम बम जापान पे गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में, और पूरे जापान को तोड़ दिया था अमेरिका ने, ध्वस्त कर दिया था। वो जापान पिछले 60 वर्षों में, 70 वर्षों में सारी दुनिया के सामने पूरी इज्जत और सम्मान से खड़ा है। अमेरिका के बाद दूसरा नाम अगर लिया जाता है दुनिया में तो वो जापान का नाम लिया जाता है। और ये जापान भी बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है, तकनीकी महाशक्ति बन गया है, विज्ञान की बहुत बड़ी ताकत बन गया है, औद्योगिक उत्पादन में बड़ी ताकत है, व्यापार में बड़ी ताकत है जापान आज। अमेरिका की 25% से ज्यादा बड़ी कंपनियां जापान के कब्जे में है इस समय। अमेरिका भी जापान से घबराता है, अब डरता है। ये जापान पिछले 60-70 वर्षों में खड़ा हुआ है, वो भी स्वदेशी दर्शन के आधार पर, स्वदेशी चिंतन के आधार पर। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है चीन। आपको मालूम है चीन भी एक समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। अंग्रेजों ने चीन पे भी कब्जा किया था और पूरे चीन के समाज को अंग्रेजों ने नशे में डुबो दिया था। अफीम नाम की एक नशीली वस्तु होती है, अफीम के व्यापार से अंग्रेजों ने पूरे चीन को नशे में डुबो दिया था।
लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन में जाकर अफीम बेची थी और चीन के नौजवानों को अफीम पिला पिलाकर नशेड़ी बना दिया था और वो पूरा चीन डूब गया था नशे में। वो चीन को खड़ा होने में बहुत समय लगा, लेकिन चीन खड़ा हुआ। 1949 तक अगर चीन के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि चीन भिखारी देश था। उनको खाना खाने के लिए जो चावल चाहिए वो उनके पास नहीं होता था। उनके उद्योग उनके पर्याप्त नहीं थे, व्यापार उनका अच्छा नहीं था 1949 तक। और 1949 माने आज से लगभग 60-61 साल पहले तक विदेशी कर्जे में डूबा हुआ था। पूरी तरह से ध्वस्त और अस्त व्यस्त देश था चीन। लेकिन चीन में एक बड़ा नेता पैदा हुआ। जैसे हमारे देश में मैं बार बार कहता हूं, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी की अलख जगा रहे हैं, ऐसे ही चीन में एक नेता पैदा हुआ, उसका नाम था माओ जेडोंग। उसने पूरे देश को स्वदेशी के रास्ते पे डाल दिया और चीन के लोगों के दिल दिमाग में स्वदेशी चिंतन, स्वदेशी दर्शन ऐसे भर दिया कि पूरा चीन पिछले 60 साल में अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और आज चीन पूरी दुनिया को अनाज खिला रहा है, पूरी दुनिया को भोजन करा रहा है। सारी दुनिया के बाजारों में 25% से ज्यादा सामान चीन का भरा हुआ है। निर्यात इतना चीन के तरफ से हो रहा है कि सारी दुनिया के बड़े बड़े देश अब कांप रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अमेरिका जैसा देश जो महाशक्ति है ना, वो चीन से घबरा रहा है इस समय। अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा चीन की यात्रा पर गया तो बराक ओबामा से चीन के पत्रकारों ने पूछा कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए चीन की यात्रा पे क्यों आए? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ज्यादातर चीन नहीं जाते हैं, दुश्मनी मानते हैं वो अपनी चीन से। तो बराक ओबामा ने कहा कि ये भविष्य का ताकतवर देश है, हो सकता है आने वाले समय में ये अमेरिका को भी परास्त कर दे औद्योगिक उत्पादन में, व्यापारिक उत्पादन में। हो सकता है आने वाले समय में ये तकनीकी और विज्ञान में भी हमसे बहुत आगे निकल जाए। इसलिए दोस्ती रखनी चाहिए भविष्य के दादाओं से, ताकतवर लोगों से। इसलिए मैं चीन की यात्रा पे आया हूं। और उसने एक और बात कही मजे की कि अब तक तो ऐसा होता था कि अमेरिका दुनिया को कर्ज बांटता था और अमेरिका की संस्थाएं दुनिया को कर्ज देती थी। पहली साल सन 2009 में ऐसा हुआ कि अमेरिका ने चीन से कर्ज मांगा है अपने को जिंदा रखने के लिए, और 780 अरब डॉलर का कर्ज चीन ने अमेरिका को दिया है जिंदा रहने के लिए। आप सोचो कि 60 साल में कोई देश इतनी ताकत से खड़ा हो सकता है। वो हुआ है स्वदेशी दर्शन से, स्वदेशी चिंतन से। ऐसी कहानी मैं 70 देशों की आपको सुना सकता हूं जिन्होंने पिछले 200 वर्षों में, 400 वर्षों में, 500 वर्षों में स्वदेशी का दर्शन अपने यहां लाया, स्वदेशी का दर्शन अपनी नीतियों में अपनाया, स्वदेशी का दर्शन उन्होंने अपने व्यापार और उद्योग में लाया, तकनीकी में लाया, विज्ञान में लाया, और वो देश स्वावलंबी होकर खड़े हो गए और सारी दुनिया के सामने सीना ठोंक कर कह रहे। मैं आज से 50 साल पहले की एक छोटी बात बताता हूं कि 50 साल पहले दुनिया में सबसे घटिया माल अगर कहीं का होता था तो वो जापान और चीन का होता था। लोग हंसते थे कि ये जापानी माल है, माने सबसे घटिया है, ये चीनी माल है, ये सबसे घटिया है, ऐसा कहा जाता था 50 साल पहले। अब दुनिया में 50 साल में इतना अंतर आया है कि सबसे अच्छा माल अगर है तो जापानी माल है, ये कहा जाता है पूरी दुनिया में। और उसके बाद सबसे अच्छा माल है तो चीनी माल है, ये दुनिया में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, क्वालिटी में, तकनीकी में, हर तरह से। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं देशों में? 50 वर्षों में, 60 वर्षों में कोई देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, 100 वर्षों में कोई देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और कई देश तो हमारे पड़ोस में है, मलेशिया नाम का देश है, वो तो 24-25 साल में खड़ा हो गया अपने पैरों पर। अभी परम पूजनीय स्वामी जी अरब देशों की बात कर रहे थे, ये अरब देश तो 40 साल में खड़े हो गए। 40 साल पहले तो भुखमरी के शिकार थे, इनके पास पीने का पानी भी नहीं था, और आज सारी दुनिया का ऐशो आराम, सुख, सौंदर्य और दौलत इनके पास इकट्ठी हो गई है। तो ये सभी देश दुनिया में अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो पता चलेगा कि वो ताकत से खड़े हुए, स्वावलंबन के साथ और स्वदेशी के आधार पर।
इतने सारे देश अगर स्वदेशी के आधार पर दुनिया भर में खड़े हो सकते हैं और महाशक्ति बन सकते हैं, तो भारत भी स्वदेशी के आधार पर ही खड़ा होकर दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप विदेशियों पर निर्भर हैं, परावलंबी हैं, तो आप दुनिया में कभी कोई ताकत हासिल नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथों के नीचे कोई विदेशी बैसाखी लगी हुई है, जिस दिन उसने किसी ने हटा ली वो बैसाखी, आप तो गिर जाएंगे। तो विदेशी बैसाखियों पर परावलंबी होके, विदेशी चिंतन से, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों की नकल से कोई देश कभी आगे नहीं आता। हर देश को आगे आने के लिए स्वदेशी का चिंतन, स्वदेशी का मनन और स्वदेशी का अनुपालन करना पड़ता है अपने जीवन में। तो भारत को हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। भारत स्वाभिमान जो गठित हुआ है उसके कई संकल्प हैं। उनमें से सबसे बड़ा संकल्प है कि भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, विश्व के सर्वोच्च पद पर स्थापित करना है और हमारे देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है। तो दुनिया का सिरमौर अगर भारत बनेगा, विश्व में सर्वोच्च महाशक्ति भारत बनेगा, तो ये भी स्वदेशी के ताकत से बनेगा, स्वावलंबन की ताकत से बनेगा। इस दृष्टि से मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं थोड़ी पुरानी बात करके अपनी आज की बात कहूंगा। पुरानी बात माने हमारे इतिहास की बात थोड़ी देर में करूं कि भारत कभी दुनिया में विश्व की महाशक्ति था, विश्व का सिरमौर था, ये हमारे दस्तावेज बताते हैं। अंग्रेजों के आने के समय तक और अंग्रेजों के आने के पहले तक ये देश सारी दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति था, महाशक्ति था। और आपको सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि हमें तो इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, ये सब दस्तावेज अभी खोजे जा रहे हैं तो मिल रहे हैं। हमें तो इतिहास में ये बताया गया कि भारत हमेशा से कमजोर देश था, भिखारी देश था, गरीब देश था, सपेरों का देश था, लुटेरों का देश था, डकैतों का देश था, पूरा आकंठ दरिद्रता में डूबा हुआ देश था। ये तो अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत का विकास कर दिया। तो हम अंग्रेजों को इस दृष्टि से देखने लगे और अंग्रेजों ने ये इतिहास हमारा हमको बनाकर पढ़ा दिया और दुर्भाग्य से ज्यादातर पढ़े लिखे लोग उसी इतिहास को मानने लगे। अंग्रेजों ने भारत के बारे में जो कहा भारत की इतिहास की किताबों में, उसके बिल्कुल उलट उन्होंने कहा भारत के बारे में इंग्लैंड की इतिहास की किताबों में। इंग्लैंड में जो इतिहास की किताबें छपी, इंग्लैंड के अलावा स्कॉटलैंड में जो इतिहास की किताबें छपी और अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखी, उनमें भारत के बारे में बिल्कुल अलग बात है। और भारत में अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा और जो किताबें छपवाई, वो बिल्कुल उल्टी बात है। भारत में अंग्रेजों की जो बनाई गई इतिहास की किताबें छपी और हमने पढ़ी हैं, वही सब इतिहास की किताबें, और उसी के आधार पर भारत के इतिहासकारों ने इतिहास की किताबें लिख दी हैं। उनमें यही बताया गया है कि गरीबी में डूबा हुआ, बेकारी में डूबा हुआ, तंद्रा में डूबा हुआ, आलस्य में डूबा हुआ, पाखंड में डूबा हुआ, विलासता में डूबे हुए राजा, इस तरह का भारत, हमेशा से अंधेरे में, अंधकार में रहने वाला भारत, इस तरह की हमारी चित्र और तस्वीर मन पे अंकित हो गई है। लेकिन जो अंग्रेजी दस्तावेज हैं और अंग्रेजी पुस्तकें हैं, उनको देखें तो बिल्कुल उल्टी तस्वीर है। और अंग्रेज खुद कहते हैं इस बात को कि भारत में जब वो प्रवेश करने के लिए आए तो यहां की दौलत देखकर हैरान हो गए। एक मोटी सी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और आपके दिल दिमाग में बिठाना चाहता हूं कि अगर यही सच था कि भारत गरीबी में डूबा हुआ, अंधकार में डूबा हुआ, दरिद्रता में डूबा हुआ देश था, तो अंग्रेज 250 साल रहे क्यों यहां पर? झक मार रहे थे क्या? गरीबों की झोंपड़ियों में कोई 250 साल रहता है क्या? दरिद्रता में डूबे हुए इलाके में कोई 250 साल रहा करता है क्या? अंधेरे में डूबे हुए इलाके में कोई 250 साल गुजार सकता है क्या? पीढ़ियां दर पीढ़ियां अपनी फना कर सकता है कोई 250 साल ऐसे इलाके में जहां कुछ भी नहीं था? तो ये मोटी सी बात है कि अगर हम सब इतने गरीबी, भुखमरी, बदहाली के ही शिकार थे, तो अंग्रेज 250 साल रहे क्यों फिर हमारे देश में? क्यों नहीं आकर चले गए? और 250 साल अंग्रेजों की कहानी क्या कहें, मुगल आकर हमारे देश में क्यों रहे, क्यों उन्होंने साम्राज्य स्थापित किए? विदेशी हमलावर आए इस देश में 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद, वो क्यों आए? जब हम गरीब थे, भुखमरी के शिकार थे, बदहाली के शिकार थे, तो कोई विदेशी क्यों आएगा हमारे यहां?
ये बात समझने की है कि अगर हमारी सारी खराबियां ही खराबियां हम में थी तो इतने सारे विदेशी आकर हजारों वर्षों से इस देश में कैसे रह गए। ये बात जब आप समझना शुरू कर देंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कोई किसी दूसरे इलाके में कब जाता है और कोई दूसरे इलाके में कब रहता है, और 1-2 साल नहीं 100-100 200 साल तक रहता है, 250-250 साल तक रहता है। ये तभी जब उन विदेशियों का यहां आने पर कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो, जब उनका यहां आने पर उनकी कोई मतलब सिद्ध होती हो, जब उनका यहां आने पर उनकी कोई अपनी सिद्धि होती हो। और वही था, अंग्रेज यहां आए थे, बहुत खुशहाल देश था ये देश। अंग्रेजों के इतिहासकारों ने भारत के बारे में 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, और जिन इतिहासकारों ने ये 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं वो सब एक स्वर से मानते हैं कि भारत जैसा देश दुनिया में नहीं है। भारत के बारे में अंग्रेज इतिहासकारों ने और अंग्रेजी खोजक लोगों ने जो दस्तावेज तैयार किए हैं उनमें से 2-3 बातें कहकर ये बात को मैं समझाना चाहूंगा। जब अंग्रेज आए और यहां उन्होंने देखा तो भारत के बारे में अध्ययन किया, अभ्यास किया, तो उन्होंने लिखा कि भारत तो दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार करने वाला, उद्योग चलाने वाला देश है, और भारत के व्यापार और उद्योग की स्थिति का बखान करना हो तो एक ही आंकड़ा आपको देता हूं। अंग्रेजों ने भारत के बारे में सर्वे किए, सर्वेक्षण किए और ये बताया कि दुनिया के बाजार में जो सामान बिक रहा है उसमें 33% सामान सिर्फ भारत का बना हुआ है। आज मैं आपको तुलना के लिए बात कह रहा हूं तो समझ में आ जाए, दुनिया के बाजार में इस समय 25% सामान चीन का बिकता है। दुनिया के बाजार में इस समय 25% सामान लगभग अमेरिका का बिकता है। अमेरिका एक देश है, चीन एक देश है, दोनों महाशक्तियां हैं, और आज से 175 साल पहले तक दुनिया के बाजार में 33% सामान अकेले भारत का बिकता था। इसका माने तुलना अगर हम करेंगे तो भारत चीन से ज्यादा ताकतवर था। और कौन से चीन से? 200 साल पुराने चीन से नहीं, आज के चीन से। आज का चीन जो दुनिया में महाशक्ति बना हुआ है उसका कुल सामान दुनिया में 25% बिक रहा है। आज से 175 साल पहले दुनिया में कुल सामान जो बिकता था उसमें 33% हमारा था। तो आज के चीन की ताकत से बड़ी ताकत तो हमारी थी, आज के अमेरिका से बड़ी ताकत तो हमारी थी। और जिस समय हमारा व्यापार दुनिया में चलता था 33%, उस समय अमेरिका का माल पूरी दुनिया में 1% भी नहीं बिका करता था। तो अंदाजा लगा सकते हैं उद्योग कितने बड़े रहे होंगे, व्यापार कैसा होता होगा। और जब उद्योग और व्यापार इतना बड़ा था कि 33% हम निर्यात करते हैं, तो निर्यात तो वही देश किया करता है जिसके पास उत्पादन अधिक होता है। इसको एक सरल भाषा में मैं समझाना चाहता हूं। हम हमारे घर में खीर बनाते हैं और पड़ोसी को खिलाते हैं। कब? जब अपना पेट भर चुका होता है तब। हमारे घरों में ऐसा नहीं होता कि पड़ोसी को खिलाने के लिए खीर बनाते हैं। खीर तो अपने खाने के लिए बनाई जाती है और वो जरूरत से ज्यादा बन जाती है, हमारा पेट भर जाता है तो पड़ोसी को खिलाई जाती है। मतलब क्या है? किसी देश का निर्यात कब होता है? जब उस देश की जरूरतें पूरी हो जाएं, उसके बाद सामान बच जाए, तब निर्यात किया जाता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि आज से 175 साल पहले तक हमारी जरूरतों का सारा सामान हम बनाते थे, बनने के बाद वो बच जाता होगा तो उसको दूसरे देशों में हम निर्यात कराते थे, और निर्यात 33% होता था पूरे दुनिया के बाजार का। इसका माने हम उत्पादन करते होंगे, कुछ माल बनाते होंगे। तो उत्पादन के आंकड़े हैं भारत के अंग्रेजों के दस्तावेजों पर से आधारित कि भारत का उत्पादन पूरी दुनिया में 43% होता था, पूरी दुनिया में। और इस समय अमेरिका, चीन और जापान तीनों को मिला दें तो तीनों का कुल उत्पादन पूरी दुनिया में 45% है। माने 3 देशों के बराबर का उत्पादन भारत में आज से 175 साल पहले तक था। दुनिया के विश्व के उत्पादन में 43% हम करते थे। और आमदनी के स्तर के जो आंकड़े हैं भारत के, 27% आमदनी सारी दुनिया की भारत के कंट्रोल में होती थी। माने भारत 27% दुनिया के बाजार की आमदनी अपने पास लेता था। आमदनी भी हमको होती थी,
निर्यात भी हम करते थे, उत्पादन भी होता था, और उत्पादन इतनी चीजों का होता था जो दुनिया के बाजार में धड़ल्ले से बिकती थी। एक दो चीजों के बारे में बताता हूं। हम स्टील बेचते थे दुनिया के बाजारों में। स्टील के बारे में सारी दुनिया में आज ये गलतफहमी है कि स्टील जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस का उत्पाद है, माने आधुनिक विज्ञान ने पिछले 100 साल में स्टील बनाकर दिया है। लेकिन भारत के दस्तावेज बताते हैं कि भारत में तो 3000 साल से स्टील का उत्पादन होता रहा और सारी दुनिया में हम बेचते रहे वो स्टील, और हमारे स्टील से जहाज बनते रहे पानी के, और वो जहाज दुनिया की कंपनियां खरीदती रहीं और उससे व्यापार करती रहीं। स्टील हम बेचते थे, कपड़ा हम बेचते थे। कपड़े का इतना अद्भुत उत्पादन इस देश में रहा है क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी कपास हम पैदा करते रहे और वो कपास से कपड़े बनते रहे। ढाका का मलमल, सूरत का मलमल, खंडवा के आसपास के इलाके का मलमल, मध्य प्रदेश में मालवा एक क्षेत्र कहलाता है इंदौर उज्जैन के आसपास का, वहां का मलमल दुनिया में प्रीमियम प्राइस पे बिकता था। माने हम जो कीमत बोल देते थे उस कीमत पे हमारा कपड़ा बिकता था। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत का कपड़ा दुनिया के बाजार में जब बिकने के लिए जाता था तो उस समय तौल कर कपड़ा बिकता था। आज कपड़ा मीटर से बिकता है, लंबाई से बिकता है। आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले तक कपड़ा तौल से बिकता था। 1 किलो कपड़ा, 2 किलो कपड़ा, 5 किलो कपड़ा। तो कहा जाता है दस्तावेजों में कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था, उतने ही वजन के बराबर का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था और सोने के वजन के बराबर हमारा कपड़ा बिकता था। हम कपड़ा बेचकर सोना लाते थे इस देश में और 3000 साल तक ऐसे ही बिकता रहा। 3000 साल हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया है। 3000 साल हमने लोहा बेचकर सोना कमाया। 3000 साल हमने जहाज बेचे पानी के सोना कमाया। 3000 साल हमने औषधियां बेची दुनिया के बाजार में और सोना कमाया। क्यों? क्योंकि कारण एक था, उस समय सोना जो था ना विनिमय की वस्तु थी। जैसे आज हम विनिमय की वस्तु के रूप में करेंसी को देखते हैं ना, नोट रुपए का हो या डॉलर का, स्टर्लिंग पाउंड का हो या येन का, किसी भी तरह का नोट जो आजकल चलता है ना विनिमय के लिए, हम कोई चीज खरीदते बेचते हैं तो नोट के आधार पर। आज से 150 पौने 200 साल पहले तक दुनिया में चीजें खरीदी और बेची जाती थी सोने के आधार पर, चांदी के आधार पर, हीरे जवाहरात के आधार पर। दूसरे देशों में हमारा जो माल बिकता था वहां से सोना चांदी हीरे जवाहरात हम इकट्ठे करके भारत में लाते थे और वो हीरे जवाहरात सोना चांदी 3000 साल तक हम इकट्ठा ही करते रहे क्योंकि हम बेचते ही रहे। हमने कभी किसी से कुछ नहीं खरीदा क्योंकि भारत अंग्रेजों के आने के पहले तक संपूर्ण स्वावलंबी देश था। दूसरे किसी देश से हम एक छोटी वस्तु भी नहीं खरीदा करते थे, जो थे हम बेचा करते थे। हम खरीदने वाले देश कभी नहीं रहे क्योंकि जो देश उत्पादन किया करते हैं, जो देश उद्योग चलाया करते हैं, वो देश बेचा करते हैं और जो देश खाली व्यापार किया करते हैं वो खरीदा करते हैं। उद्योग और व्यापार का सबसे बड़ा अंतर है। हम उद्योग चलाने वाले देश हैं, हम उत्पादन करेंगे और बेचेंगे। दूसरे कई देश व्यापार करने वाले देश हैं, वो खरीदेंगे और बेचेंगे। जैसे नाम लेके उदाहरण दूं, सिंगापुर नाम का एक देश है, हांगकांग नाम का एक देश है, ताइवान नाम का एक देश है। ये सब व्यापार करने वाले देश हैं। उत्पादन ज्यादा नहीं है उन देशों में। वो कहीं से कुछ खरीद लेते हैं, दूसरे को बेच देते हैं। यहां से कुछ खरीद लेते हैं, तीसरे को बेच देते हैं। तीसरे से कुछ खरीद लेते हैं, चौथे को बेच देते हैं। और अरब देश भी यही करते हैं। तेल को छोड़कर अरब देशों में कुछ उत्पादन नहीं है। हर चीज को वो दूसरों से खरीदकर तीसरे को बेचा करते हैं। आपने दुबई का नाम सुना है? दुबई के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात का केंद्र बन गया दुबई। दुबई में कुछ उत्पादन थोड़ी होता है तेल को छोड़कर। वो कोई चीज भारत से लेते हैं, कोई चीज चीन से लेते हैं, कुछ और कहीं से ले लेते हैं और ले जाके दूसरे देशों को बेच देते हैं। तो हम व्यापारी देश नहीं रहे, हम उत्पादक देश रहे, हम माल बनाने वाले देश रहे। तो माल जो बनाया करते हैं वो बेचा करते हैं और जो माल की इधर उधर ले जाके ट्रांसपोर्टेशन किया करते हैं वो व्यापार किया करते हैं। तो दुनिया में कई देश व्यापारी देश हैं, लेकिन भारत खाली व्यापारी देश नहीं है, औद्योगिक देश रहा। तो उद्योग चलते रहे,
36 तरह के उद्योगों के तो दस्तावेजी प्रमाण अब तक मिल चुके हैं। कुछ और प्रमाण अगर हम ढूंढेंगे तो सैकड़ों किस्म के और उद्योगों के प्रमाण मिल जाएंगे आने वाले समय में। तो ये सारे उद्योग चलाकर दुनिया भर में व्यापार करके हम सोना चांदी हीरे जवाहरात लाए। 3000 साल हमने ये व्यापार किया, उसमें इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात इस देश में आ गया कि हमने सोने के मंदिर बना लिए, मंदिरों में हीरे जड़वा दिए, मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़वा दिए। आपने सुना है सोमनाथ का एक मंदिर सोने का मंदिर था जिसको लूटने में महमूद गजनवी को 17 साल लगे थे। अब एक ही मंदिर को लूटने में किसी को 17 साल लगे तो कल्पना कर सकते हैं ना कितनी संपत्ति होगी उस मंदिर में। महमूद गजनवी के समय में लिखी गई एक पुस्तक है, वो पुस्तक ये बताती है कि मंदिर की दीवारों में जड़े हुए हीरों को निकालने का काम 17 साल तक वो करते रहे और तब भी जाके पूरे हीरे नहीं निकाल पाए वो मंदिर की दीवारों से। तो जिस देश के मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़े जाएं, जिस देश के मंदिरों की मूर्तियां सोने की बनाई जाएं, जिस देश के मंदिरों के मंडपम सोने के हों, छत्रपम सोने के हों, जिस देश के मंदिरों के किवाड़ सोने के हों, खिड़कियां सोने की हों, अंदाजा लगा सकते हैं उस देश के घर कैसे रहे होंगे। अंग्रेजों के जो इतिहासकार रहे हैं वो बताते हैं कि भारत में जब वो घूमने के लिए आते थे तो किसी घर में खाना खाने के लिए जाते थे तो वो कहते हैं कि घरों में जाते थे तो सोने के सिक्कों का ढेर लगा मिलता था। ये जो अंग्रेजों का एक बड़ा अधिकारी रहा ना टीबी मैकॉले, जिसने भारत की शिक्षा पद्धति बदली, कानून पद्धति बदली, न्याय पद्धति बदली, वो खुद कहता है कि वो जब भी भारत के किसी व्यक्ति के घर में गया सोने के सिक्कों का उसने ढेर देखा और जब उसने पूछा कि ये सोने के सिक्के कितने हैं तो जो भारतीय व्यक्ति उसने कहा गिने नहीं है क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है गिनने की, हम तो तौल कर रखते हैं सोने के सिक्के। तौल पूछो 10-20 किलो, 50 किलो, 100-200 किलो तो पता चल जाएगा। गिनने की आदत नहीं है हमको। गिनी तो वो चीज जाती है जो थोड़ी होती है, ज्यादा चीजें गिनी नहीं जाती हैं। मैं आपके घर में एक कल्पना करके बताता हूं, इससे आप अंदाजा करिएगा। आपके घर में गेहूं का ढेर लगा है और मैं ये कहूं कि गेहूं के कितने दाने हैं जरा बताओ। आप कहेंगे क्या मूर्खता का सवाल है, कितने किलो गेहूं है ये बताओ, क्विंटल कितना है, टन में कितना है, किलो में कितना है, वो गेहूं तो आप बता दोगे। मैं ये पूछूं दाने बता दो गिन के तो आप कहोगे ये तो संभव नहीं है। चने का ढेर लगाया आपके घर में और मैं कहूं कि चना बता दो, एक एक दाना कितना चना है, 10,000, 20,000, 50,000 चने के दाने, आप कहेंगे ये संभव नहीं है। चने का किलो बता सकते हैं, 10 किलो है, 20 किलो है, 100 किलो है, 500 किलो है। तो जब सोने के सिक्के जरूरत से ज्यादा हो जाते हों और गिनने की संभावना खत्म हो जाती हो तब वो तौल कर रखे जाते हैं। तो अंग्रेज इतिहासकार बताते हैं, और ये बात एक अंग्रेज नहीं कह रहा है, ये 2 अंग्रेज नहीं कह रहे हैं, 200 से ज्यादा अंग्रेज इतिहासकार ये कह रहे हैं अपनी अपनी इतिहास की किताबों में और दस्तावेजों में कि भारत के घरों में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर रहता है, क्योंकि समृद्धि और संपत्ति बहुत है। तो ऐसा देश भारत रहा, सोने का देश, चांदी का देश, हीरे जवाहरात का देश, मोती माणिक पन्नों का देश। इसलिए सारी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी रहीं और इसलिए भारत के बारे में अंग्रेजों ने एक उपमा दी कि ये सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया है। तो ये सोने की चिड़िया मतलब सोने से भरपूर, चांदी हीरे जवाहरात मोती माणिक से भरपूर देश रहा, ऐसा देश था। अगर ऐसा देश था तो संपूर्ण स्वदेशी और स्वावलंबी ही रहा होगा, उसके अलावा यह देश बन नहीं सकता ऐसा। तो उसकी खोज जब हम लोग करते हैं आजकल और आगे भी करते रहेंगे तो पता चल रहा है कि इतना स्वदेशी और स्वावलंबन इस देश में रग रग में भरा हुआ था कि ये देश अद्भुत बना। अब मैं मूल बात पे आ रहा हूं कि भारत का ये जो स्वावलंबन और स्वदेशीपन था ये आया कहां से? तो ये आया हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में से। अंग्रेजों के आने के पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था को 2 हिस्सों में बांटकर अगर हम देखें तो एक थी नगरीय अर्थव्यवस्था और एक थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो मूल में थी और नगर की जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित हुआ करती थी। मतलब
सीधे शब्दों में कहूं तो गांव हमारे संपूर्ण स्वावलंबी हुआ करते थे और नगर हमारे गांव के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। मतलब सीधा सा ये है कि गांव में उत्पादन होता था और नगर में जाकर वो बिका करता था। नगरों में व्यापार होता था और गांव में उत्पादन होता था। हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो थोड़े हिस्से में नगर की अर्थव्यवस्था थी और बड़े हिस्से में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर थोड़ा इतिहास आप पढ़ें तो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास सारी दुनिया में अनोखा और अद्भुत इतिहास है, जो ये बताता है कि भारत में शुरू से नगरीय सभ्यता का विकास हुआ है। दुनिया के देशों में नगरीय सभ्यता का विकास कई सौ साल के बाद हुआ है, लेकिन भारत के बारे में सारी दुनिया के इतिहासकार अब ये मानने लगे हैं कि नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इतिहास की किताबों में, तो पता चलता है कि बहुत सुव्यवस्थित और बहुत अच्छे किस्म के नगर इस देश में बसाए गए थे और उन नगरों में अतिरिक्त उत्पादन का सामान आकर बिका करता था जो गांव से आता था। तो गांव थे प्राथमिक उत्पादन की इकाई और नगर थे उस उत्पादन को खपत कराने वाले। गांव कैसे हुआ करते थे? जिन अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन किया है और जिन अंग्रेज शासकों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा है, दोनों के आधार पर मैं बात करता हूं आपसे। कुछ अंग्रेज ऐसे आए जिन्होंने भारत की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। उनमें से एक अंग्रेज था, उसका नाम था डलहौजी, जिसके बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूं। ऐसे ही एक अंग्रेज था विलियम वेंटिंग, जिसने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा तार तार कर दिया। तो जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा, उन्होंने भारत में क्या देखा गांव में, और जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन और अभ्यास किया इतिहासकार के रूप में, उन्होंने क्या देखा भारत के गांव में, तो वो मैं उनके ही शब्दों में सुनाता हूं। बस हिंदी में करूंगा, उनका अंग्रेजी लिखा हुआ है, मैं हिंदी में सुनाऊंगा। एक अंग्रेज इतिहासकार लिख रहा है भारत के गांव के बारे में। वो ये कह रहा है, भारत के बहुत सारे गांवों में गया, अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो पहला एक वाक्य लिखता है गांव के बारे में कि भारत के गांव में बाहर से सिर्फ एक चीज आती है और वो है नमक। फिर से सुनिएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ कोटेशन है, उसका मैं हिंदी कर रहा हूं। वो ये कह रहा है कि भारत के गांव में बाहर से बस एक ही चीज आती है, वो है नमक, और बाकी सब चीजें गांव से बनकर शहरों में जाती हैं, नगरों में जाती हैं। माने कहने का मतलब यह है कि भारत के गांव अपने उत्पादन में इतने स्वावलंबी हैं कि वहां हर चीज पैदा होती है, वहां कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं होती है। बाहर से बस एक ही चीज लाई जाती है, वो नमक, क्योंकि नमक भारत के हर गांव में पैदा नहीं होता। और ये सच्चाई है, आप जानते हैं भारत में हर गांव में नमक पैदा नहीं होता और हो नहीं सकता। नमक पैदा होने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है भगवान की बनाई गई व्यवस्था के आधार पर, प्रकृति के आधार पर नमक का बनना, और एक व्यवस्था है मनुष्यों के द्वारा नमक का बनाया जाना। भगवान के आधार पर और प्रकृति के आधार पर जो व्यवस्था है नमक की, वो ये कि ये मिट्टी है ना, जैसे परम पूजनीय स्वामी जी बार बार कहते हैं ना, इस मिट्टी में सब कुछ है। इस मिट्टी में लोहा है, इस मिट्टी में तांबा है, इस मिट्टी में सोना है, इस मिट्टी में जस्ता है, इस मिट्टी में बॉक्साइट है, इस मिट्टी में एल्यूमिनियम है, इस मिट्टी में गेहूं है, चावल है, चना है, दाल है, मटर है, तेल है, सब कुछ है। इसी मिट्टी में नमक भी है। और मिट्टी का नमक समय के काल के प्रवाह में पहाड़ बनता रहता है, पत्थर बनता रहता है, और वो फिर हम अपने उपयोग के लिए लेते रहते हैं। तो कई स्थानों पर भारत में नमक के पहाड़ होते हैं। अब दुर्भाग्य अपने देश का ये है, अफसोस अपने देश का ये है कि जितने नमक के पहाड़ इस देश में होते थे, वो सारा इलाका पाकिस्तान में चला गया। लाहौर सुना है आपने? ये लाहौर के आसपास जब आप घूमेंगे, कराची के आसपास जब आप घूमेंगे, इस्लामाबाद के आसपास जब आप घूमेंगे, और पाकिस्तान का एक हैदराबाद इलाका है, भारत में एक हैदराबाद है, एक पाकिस्तान में भी है, तो ये लाहौर, कराची, सिंध, हैदराबाद, ये इलाके में बड़े बड़े नमक के पहाड़ हैं।
लाहौर के आसपास तो सबसे ज्यादा है। कभी लाहौर भारत का अंग था, ये तो अंग्रेजों की कुटिलता की नीति से और भारत के कुछ नेताओं के कुर्सी प्रेम के कारण पाकिस्तान बन गया, वरना पाकिस्तान बनने का कोई कारण नहीं था। आपको सुनकर हैरानी होगी, एक इतिहास की जानकारी मैं देना चाहता हूं। जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा उनको मिला नहीं, और जिन्होंने कभी मांग नहीं की उनको जबरदस्ती दे दिया। तो पाकिस्तान लोगों ने नहीं मांगा, जिन लोगों ने मांगा उनको नहीं मिला, और जिन्होंने कभी मांग नहीं की पाकिस्तान की उनको दे दिया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के इलाके के मुसलमानों ने कभी नहीं बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए। ये तो बंगाल और बिहार के कुछ मुसलमानों ने, जो जिन्ना की पार्टी के मेंबर थे, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने कह दिया कि हमको पाकिस्तान चाहिए। तो बंगाल और बिहार को तो पाकिस्तान मिला नहीं, पाकिस्तान मिल गया पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और उस इलाके के लोगों को, जिन्होंने कभी मांगा नहीं। तो ये पाकिस्तान तो बना है लोगों की मांग पे नहीं बना, कुछ लोगों के कुर्सी प्रेम के कारण और अंग्रेजों की कुटिलता और चालाकी भरी नीति के कारण बना। तो दुर्भाग्य अब हमारा यह है कि हमारे नमक के सारे पहाड़ पाकिस्तान में चले गए, और काफी कुछ नमक आजकल वहां से आता है। तो और भी भारत में कुछ इलाके हैं, लेकिन छोटे से इलाके हैं जहां पहाड़ में नमक है। तो मिट्टी बनी, भगवान ने बनाई, हजारों साल में ये मिट्टी बनती है, और उस मिट्टी में हजारों साल में पहाड़ बनते हैं, और उन पहाड़ों में हजारों साल में नमक के पहाड़ बनते हैं। तो एक नमक तो पहाड़ों से आता है, जिसको आप काला नमक कहते हैं, जिसको आप सेंधा नमक कहते हैं, जिसको आप उपवास का नमक कहते हैं, ये तो पहाड़ों से आता है। और दूसरा नमक है जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, वो समुद्र के पानी को इकट्ठा करके उस पानी को सूरज की धूप में तपाकर सुखाकर बाष्प बन के पानी उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। तो नमक एक ऐसी चीज है जो भारत के गांव में आया करती थी बाहर से, बाकी कोई वस्तु भारत के गांव में नहीं आया करती थी। ऐसा अंग्रेजों के 200 इतिहासकार अपनी किताबों में लिख रहे हैं। कुछ नहीं आता था, सब भारत के गांव में होता था, गेहूं, चना, चावल, दाल, मटर। और एक अंग्रेज इतिहासकार ने तो बड़ी मेहनत की है कि भारत के एक एक गांव में क्या क्या होता था उसकी सूची बनाई है। तो आप हैरान हो जाएंगे, एक एक गांव में 2-2 हजार से ज्यादा वस्तुएं पैदा होती थी। गेहूं, चना, चावल, दाल, मटर, तो ये तो उंगलियों पे गिने जाने वाले नाम है ना। ऐसी 2000 से ज्यादा वस्तुएं भारत के अधिकांश गांवों में पैदा हुआ करती थी। और गांव कितने थे इस देश में? लगभग 7,50,000 के आसपास गांव थे अंग्रेजों के आने के पहले। क्योंकि भारत कितना बड़ा था अंदाजा है आपको, पूरा बांग्लादेश भारत का अंग था, पूरा पाकिस्तान भारत का अंग था, और पाकिस्तान के आगे तक भारत की सीमाएं लगा करती थी, अफगानिस्तान तक। तो भारत में लगभग 7.5 लाख गांव थे। हमारे करीब 1.25 लाख गांव बंटवारे के चक्कर में भारत से कटकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए। आज हमारे देश में 6,38,365 गांव रह गए हैं, क्योंकि 1.25 लाख गांव हमारे बंटवारे में चले गए। और इन गांव में उत्पादन की 2-2 हजार चीजें जब हुआ करती थी, उन्हीं चीजों से हमारे देश में उद्योग चला करते थे। आपको ये बात तो समझ में आती ही होगी, क्योंकि आप में से कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे, कि मूल उत्पादन जो होता है, जिसको आधुनिक अर्थशास्त्र में कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, जिससे उद्योग चलते हैं। जैसे कपास का उत्पादन मूल उत्पादन है, उसको आधुनिक भाषा में हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट, कपास। जैसे गेहूं का उत्पादन मूल उत्पादन है, उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। चने का उत्पादन मूल उत्पादन है। हमारे देश के गांव में मूल उत्पादन होने वाली 2000 से ज्यादा वस्तुएं थी। अब उनका संशोधन और प्रोसेसिंग करके शहरों में सामान जाने के लिए तैयार होता था। तो गांव में उत्पादन का बड़ा भारी तंत्र था। गांव में कपास से लेकर हर तरह की चीज पैदा होती थी। गांव में कपास होती थी, कपास का सूत बनता था, सूत का कपड़ा बनता था, कपड़ा बाजारों में बिकता था, शहर के बाजारों में बिकता था, यूरोप के बाजारों में बिकता था। इसी तरह गांव में रेशम होती थी, रेशम के उत्पादन से सूत बनता था, उस सूत से रेशमी कपड़ा बनता था, वो रेशमी कपड़ा दुनिया भर के बाजारों में बिका करता था। इसी तरह से गांव में गेहूं, चना, चावल, दाल आदि होते थे अनाज के रूप में, और ये अनाज गांव के लोगों को खाने के लिए तो पर्याप्त थे ही, शहर वालों को भी इसी में से मिला करता था।
इसी तरह से गांव में जो खदान होती है खनिज की, वहां से लोहा निकलता था, लोहे का अयस्क निकलता था, तांबे का अयस्क निकलता था, चांदी का अयस्क निकलता था, सोने का अयस्क भारत के कुछ क्षेत्रों में निकलता रहा। कर्नाटक में खासकर कुछ गांवों में सोने का अयस्क निकलता रहा है, आज भी थोड़ा बहुत निकलता है। तो चांदी है, सोना है, लोहा है, तांबा है। आप अगर सूची बनाएंगे ना, लोहा, चांदी, तांबा आदि आदि, ऐसे 90 उत्पाद हैं जिनको हम खनिज पदार्थ कहते हैं। 90 तरह के खनिज भारत के लगभग गांव में ही निकलते हैं, गांव की सीमाओं में निकलते हैं। और इन खनिजों के आधार पर उद्योग चलते थे और सारे देश में और दुनिया में उनका माल बिकता था। इसी तरह से भारत के जंगल सारे के सारे गांव के और गांव समाज की संपत्ति थे। जंगलों में सैकड़ों किस्म के फल और हजारों किस्म की जड़ी बूटियां निकलती रहीं और भारत के गांवों में उनकी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके, शहर में थोड़ी ज्यादा प्रोसेसिंग करके दुनिया भर के बाजारों में बिकती रही। तो गांव की अर्थव्यवस्था को थोड़ा हम अध्ययन करते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, संकेत में कह रहा हूं कि हर तरह की चीज गांव में पैदा होती थी। याद रखना आप, 2000 वस्तुएं भारत के गांव में थी, जिनमें 90 खनिज और अनाज का अगर गिनना शुरू करें तो सैकड़ों किस्म के अनाज, और उसके अलावा बनने वाला कपड़ा, बनने वाली रस्सी, बनने वाली सुतली, ये सब गांव में होता था। और ये सारा काम जो गांव में होता रहा, इसको करने के लिए लोग कौन थे? हमारे देश में कारीगर लोग हुआ करते हैं, वो गांव समाज के सबसे अभिन्न अंग थे। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 150 साल पहले तक ऐसी थी कि 18 किस्म के कारीगर सभी गांव में होते थे, सब गांव में। लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने चांदी का काम करने वाले सुनार, कपड़े को बुनने वाले बुनकर, रुई आदि कपास को सूत बनाने वाले धुनकर, तेल निकालने वाले तेली, ऐसे बांस का और लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, ऐसे 18 किस्म के कारीगर सब गांव में होते थे। और ये कारीगरी का काम करके अच्छी अच्छी वस्तुएं बना के दिया करते थे। और उस जमाने में जो अर्थव्यवस्था चलती थी ना, वो वस्तु विनिमय की थी। कारीगर काम करते हैं लकड़ी का और कुछ वस्तु बनाते हैं, वो किसी को बेचते थे तो बदले में गेहूं मिलता था उनको, या चावल मिलता था, या चना मिलता था, या दाल मिलता था। तो कारीगर के पास अगर 1 एकड़ भी जमीन नहीं है तो भी उसकी जिंदगी चलती थी, क्योंकि वो लकड़ी का कुछ भी बना के बेचेगा तो गेहूं, चावल, चना, दाल घर की जरूरत का मिल जाएगा, कपड़ा उसको घर की जरूरत का मिल जाएगा। कोई मोची है, वो उसकी जरूरत का जूता बना के उसको दे देगा, बदले में उससे लकड़ी का सामान ले लेगा। कोई सुनार है, उसकी पत्नी को गहने बनाकर दे देगा, बदले में उससे कुछ और ले लेगा। तो ये वस्तु विनिमय के आधार पर सभी कारीगर गांव के किसानों के आसपास इर्द गिर्द घूमते थे। किसान केंद्र में होता था, कारीगर उसकी परिधि पर होते थे। किसान जो उत्पादन कर रहा है अनाजों का, उससे दूसरी चीजों का लेन देन चलता रहता था। इसलिए इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है ना, वो ये है कि हर व्यक्ति के पास हर चीज होती थी। इस बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय में सबसे बड़ी विशेषता एक ही चीज की है, हर व्यक्ति के पास हर चीज होती थी। गेहूं भी होगा, चावल भी होगा, चना भी होगा, दाल भी होगी, मटर भी होगी, कपड़ा भी होगा, जूते भी होंगे, लोहारी के काम में से निकलने वाले सामान भी, सब चीजें सबके पास होंगी, क्योंकि हर एक के पास विनिमय करने के लिए कुछ ना कुछ सामान था। तो ऐसे कारीगरों पर आधारित, किसानों पर आधारित बहुत खूबसूरत गांव की व्यवस्था इस देश में चला करती थी। और एक बात बताऊं कि भारत में अंग्रेजों ने बहुत अध्ययन किया है गांव की न्याय व्यवस्था पर और गांव की चिकित्सा व्यवस्था पर। तो पता चलता है कि भारत की सारी न्याय व्यवस्था ग्राम पंचायत आधारित हुआ करती थी। गांव पंचायतें लगा करती थी और उनमें बड़े से बड़े फैसले हुआ करते थे। और ऐसे पंचायतें लगा करती थी, 1 गांव की पंचायत, 5 गांव की पंचायत, 10 गांव की पंचायत, 20 गांव की पंचायत। झगड़ा जितना बड़ा, पंचायत उतनी बड़ी, ये मूल सिद्धांत होता था। झगड़ा जितना छोटा, पंचायत उतनी छोटी। और गांव में ये जो सरपंच और पंचों की व्यवस्था होती थी, ये पूरी न्याय व्यवस्था का ही हिस्सा होती थी। और उसमें सारे झगड़े, सारे फैसले हुआ करते थे। और महत्व की बात ये होती थी कि उन झगड़ों और फैसलों में वादी भी संतुष्ट होता था, प्रतिवादी भी संतुष्ट होता था, क्योंकि न्याय करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होता था और वो धर्म की कसम खा के न्याय किया करता था।
भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में थोड़ा मैंने अध्ययन और अभ्यास किया तो एक दो अद्भुत बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत में ये जो पंचायतें चला करती थी फैसले करने के लिए, सबसे महत्व की बात है कि पंचायत लगती थी मंदिर में। मंदिर जो था वो पंचायत का केंद्र होता था। पंचायत जुड़ती थी मंदिर में और भगवान को साक्षी मान के वो सरपंच बैठता था धर्म की गद्दी पर, और वो पंच जो है कसम खाता था, संकल्प लेता था भगवान के सामने कि मैं न्याय करूं, किसी के साथ अन्याय ना करूं और किसी से द्वेष न रखूं, कोई भेदभाव ना करूं। ऐसी कसम खाकर, ऐसा संकल्प लेकर भगवान के सामने सरपंच बैठता था और उसके पंच बैठते थे और वो फैसला किया करते थे। तो 99% फैसले ऐसे होते थे जो वादी को भी पसंद आते थे, प्रतिवादी को भी पसंद आते थे, और उन फैसलों के आगे जाने के लिए किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी। तो सारा न्याय गांव में ही हो जाता था। और कुछ मामले मैंने अभ्यास किए कि जो बहुत क्रिटिकल होते थे, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। जयपुर के पास एक गांव है बस्सी गांव की पंचायत के पिछले 150 साल के रिकॉर्ड्स मैंने देखे हैं, पढ़े हैं। तो उसमें मैंने पाया कि एक बार बस्सी गांव की एक पंचायत लगी, उसमें किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। और हत्या करना भारत में बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि भगवान के बनाए हुए जीव हैं, किसी को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। तो किसी व्यक्ति ने गलती से या जैसे भी जानबूझ के किसी की हत्या कर दी। इस मामले को सुलझाने के लिए बस्सी गांव की पंचायत 20 दिनों तक बैठी। एक दिन बैठी 3-4 घंटे, दूसरे दिन पंचायत बैठी 3-4 घंटे, 20 दिन तक लगातार पंचायत बैठती रही। और जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं हो गया, पंचायत वहां से उठी नहीं। तो ये समझ में आता है कि जो गंभीर मामले हुआ करते होंगे वो पंचायतों के द्वारा इस तरह से सुलझाए जाते थे कि गांव-गांव में 20-20 दिन की पंचायतें लगा करती थी। साधारण मामले 1-2 घंटे में ही निपट जाते होंगे। तो इस तरह से पूरी न्याय व्यवस्था चलती थी। और इस न्याय व्यवस्था का जो केंद्र था, ध्यान रखिएगा, वो भारत में धर्म था। और धर्म वो नहीं जो कर्म कांड वाला है, धर्म वो जिसको आचरण में हम उतार सकते हैं। और ये वो धर्म था जिसकी व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने की है। 10 लक्षण उन्होंने बताए हैं धर्म के। वो 10 लक्षण भारत की हर पंचायत व्यवस्था में न्याय करते समय दिखाई देते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जब स्थापना की 1875 में, तो उन्होंने धर्म की परिभाषा दी और धर्म को 10 लक्षणों से युक्त बताया। और उन्होंने कहा कि ये लक्षण अगर कोई व्यक्ति रखता है या जिसमें ये धारण करता है, वो ही धार्मिक है या धर्म वही है। तो वो 10 लक्षण जो मैंने देखे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लिखे हुए, वो भारत की ग्रामीण व्यवस्था की जब पंचायत चलती थी या पंचायत जुड़ती थी तो वहां सब दिखाई देते हैं पंचों में और सरपंचों में। वो कर्मकांड वाला धर्म नहीं था, वो संप्रदाय वाला धर्म नहीं था, वो धारण करने योग्य, जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, इंसान को इंसान बनाए, उसके आधार पर फैसले और निर्णय हुआ करते थे। और हैरानी इस बात की होती है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भारत की सभी ग्राम पंचायतें लगभग इसी आधार पर चला करती। तो न्याय व्यवस्था में हम स्वावलंबी थे, उत्पादन में और उद्योग में हम स्वावलंबी थे। और इसी तरह से गांव की चिकित्सा व्यवस्था चला करती थी। लगभग इस देश के हर गांव में कम से कम एक वैद्य होता था और हर 5 गांव में एक सर्जन होता था। ये 1860 तक की कहानी है भारत की। भारत के हर गांव में एक वैद्य जो जड़ी बूटियों से चिकित्सा करे और हर 5 गांव के बीच में एक सर्जन जो जरूरत पड़ने पर सर्जरी करे। और सर्जरी गंभीर से गंभीर, जैसे किसी का कान कट गया, जैसे किसी की नाक कट गई तो कान को जोड़ देना, नाक को जोड़ देना, किसी के शरीर के अंग का कोई एक बड़ा हिस्सा गल गया, सड़ गया, जल गया, उस हिस्से को दूसरे जगह से चमड़ा उतारकर ट्रांसप्लांट कर देना, जिसको आज हम राइनोप्लास्टी कहते हैं अंग्रेजों की भाषा में, वो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी। हर 5 गांवों के बीच में एक सर्जन था इस देश में।
हड्डी जोड़ने वाले हाड़ वैद्य हुआ करते थे, और वो हाड़ वैद्य तो अभी भी इस देश में दिखाई देते हैं। ऐसे बेहतरीन हाड़ वैद्य मैंने देखे हैं मेरी आंखों से कि गंभीर से गंभीर टूटी हुई हड्डी को दोनों हाथ से पकड़कर एक बार जोड़ देंगे और उसके ऊपर कोई लेप लगाकर पट्टी बांध देंगे, और 20-25 दिन से लेके 3 महीने में वो पूरी हड्डी जुड़ जाएगी। और आप एक्सरे करा लो तो हड्डी का इंच से इंच मिला लो, इतनी बेहतरीन जुड़ाई हड्डी की वो करते हैं। उनके पास कोई एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड का कोई सिस्टम नहीं है, एमआरआई की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाथों में ऐसी कला है, हाथों में इतना हुनर है कि पकड़ के बिठा दिया तो हड्डी का वही हिस्सा वहां बैठेगा जहां पर उसको जुड़ना है। वो एमबीबीएस नहीं है, वो एमडी नहीं है, वो बीएएमएस नहीं है, वो बीएचएमएस नहीं है, लेकिन भगवान का दिया हुआ हुनर और पुरखों से सीखी हुई कला इतनी जबरदस्त उनके हाथों में है कि हाथों से हड्डियां जोड़ते। भारत के इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि हर गांव में जो वैद्य होता था, ऐसे ही लगभग हर 2 गांवों में एक हाड़ वैद्य हुआ करता था, हर 5 गांवों में लगभग एक सर्जन हुआ करता था। सब तरह के चिकित्सा के काम ये गांव में हो जाया करते थे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिसको गांव से बाहर चिकित्सा के लिए जाना पड़ता था। और बच्चों का जन्म कराना हो तो इसके लिए तो भारत में ऐसी अद्भुत व्यवस्था रही है कि हर घर की मां गायनोकोलॉजिस्ट से कम नहीं रही इस देश में। मैंने ऐसी माताओं को देखा है इस देश में, दक्षिण में, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, कि बच्चे का जन्म इतनी आसानी से करा देती हैं कि कोई अच्छा से अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट नहीं करा सकता उस काम। स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं ना, उनको भी तकलीफ आ जाती है। ऐसी माताओं को मैंने देखा अपनी आंखों से बच्चों का प्रसव कराते हुए, और सब घर में लगभग ऐसी माताएं हुआ करती थी। एक घर में न मिले तो पड़ोसी के घर में तो आराम से मिला करती थी। तो बच्चों के जन्म हो या उनके दूसरे बीमारियां हो या बड़े होने पर बीमारियां हो, सब तरह की चिकित्सा व्यवस्था इस देश में थी। और जिन अंग्रेजों ने भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर अभ्यास किया, जैसे एक बहुत बड़ा अंग्रेज था डॉक्टर बेंजामिन करके, एक डॉक्टर लैंकेस्टर जिसने शिक्षा और चिकित्सा दोनों पर अभ्यास किया, वो कहते हैं कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था देखकर तो हम अभिभूत हैं कि ऐसी सुंदर, इतनी व्यवस्थित सारी चिकित्सा यहां चलती है। और अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी विशेषता बताई भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर, वो ये कि किसी को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता बड़ी से बड़ी चिकित्सा कराने के लिए, क्योंकि संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क होती है इस देश में। तो आप बोलेंगे फिर वैद्यों का काम कैसे चलता था, सर्जनों का काम कैसे चलता था? उनका भी तो जीवन होता है, रोजी रोटी उनकी भी होती है। तो पता चलता है कि गांव के सब लोग मिलकर वैद्य जी का घर चलाते थे, गांव के सब लोग मिलकर सर्जन का घर चलाते थे, गांव के सब लोग मिलकर हाड़ वैद्य का घर चलाते थे। माने वैद्यों को, चिकित्सकों को अपनी उपजीविका के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जो भी उनके घर आता था कुछ न कुछ लेके आता था। और हमारे देश में तो कहा गया है, चिकित्सक के घर जाओ, गुरु के घर जाओ और बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ न कुछ लेके जाना। अब चिकित्सकों के घर इतने लोग आते होंगे तो कुछ न कुछ लेके आते होंगे, तो उससे उनकी व्यवस्था चलती थी। बहुत अद्भुत चिकित्सा व्यवस्था रही। और उसका कारण यह था कि हजारों किस्म की जड़ी बूटियां चूंकि इस देश में गांव गांव में होती रही, इसलिए चिकित्सा व्यवस्था स्वावलंबी रही। इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था हमारी संपूर्ण स्वावलंबी थी। गांवों में लगभग हर गांव में एक गुरुकुल था, कोई कोई गांव में तो 2 गुरुकुल थे, कोई कोई गांव ऐसे हैं जहां 3 गुरुकुल थे, लेकिन कम से कम एक गुरुकुल तो हर गांव में था। और गुरुकुल जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो आज की तुलना में जब आप इसको समझने की कोशिश करें तो 12वीं कक्षा तक का विद्यालय, इसका मतलब था अंग्रेजों के आने के पहले का गुरुकुल। 12वीं कक्षा तक की शिक्षा आज जिस विद्यालय में दी जाती है, जिसको हम हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, वैसे इस देश में 7,32,000 से ज्यादा गुरुकुल थे अंग्रेजों के आने के पहले। गांव लगभग 7.5 लाख थे और गुरुकुल 7,32,000 थे। माने एक आध कोई गांव को छोड़ दिया जाए
तो हर गांव में गुरुकुल थे। और गुरुकुल के ऊपर उच्च शिक्षा के लिए, उच्च विद्या के लिए कॉलेज स्तर के केंद्र थे, जिनको आज हम डिग्री कॉलेज कहते हैं और जिनको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों मिलाएं तो ऐसे 14,000 केंद्र थे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले तक, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में। और जिसको आज हम साक्षरता की दर कहते हैं ना, ये साक्षरता की दर 97% थी पूरे भारत में, जो आज आजादी के 60 साल के बाद, 63 साल के बाद सिर्फ 50% है। अंग्रेजों के पहले साक्षरता 97% थी। अद्भुत शिक्षा व्यवस्था थी। एक आध ही गांव में कोई मिलता था जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, सबको पढ़ना लिखना आता था। जो अंग्रेज आए हैं इस देश में, वो अपने देश से हमारी तुलना करते हैं इतिहास की किताबों में। कई अंग्रेज कहते हैं कि हमारे देश में तो सबसे पहला स्कूल 1868 में शुरू हुआ लंदन में, लेकिन भारत में तो उससे हजारों साल पहले से 7,32,000 से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं। वो कहते हैं हमसे ज्यादा शिक्षा में भारत ऊंचा। तो शिक्षा में हम स्वावलंबी थे। गुरुकुलों में पढ़ाए जाने वाले विषय बहुत अद्भुत हुआ करते थे। आपके मन में एक गलतफहमी ये हो सकती है कि गुरुकुल का माने खाली संस्कृत पढ़ाई जाती होगी, गुरुकुल का माने खाली वेद और उपनिषद पढ़ाए जाते होंगे। गुरुकुल हमारे देश में इंजीनियरिंग के भी हुए हैं, जहां सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, कंस्ट्रक्शन। गुरुकुल हमारे देश में एस्ट्रोफिजिक्स के हुए हैं, जो आज का आधुनिकतम शास्त्र माना जाता है। गुरुकुल हमारे यहाँ केमिस्ट्री के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ सर्जरी के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेडिसिन के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेटलर्जी के हुए। मेटलर्जी जिसको हम धातु विज्ञान कहते हैं, धातु शास्त्र कहते हैं, सारी दुनिया में आधुनिकतम शास्त्रों में ये माना जाता है, उसके हमारे यहाँ सैकड़ों गुरुकुल रहे हैं। तो 18 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाने वाले गुरुकुल थे और हर गुरुकुल में संस्कृत, वेद और उपनिषद ये अनिवार्य था। इसलिए वेद सबको मालूम था, उपनिषद सबको आते थे और वेद के अलावा जो दूसरे शास्त्र हैं उनका भी ज्ञान सबको होता था। उसके साथ में एस्ट्रोफिजिक्स आती थी, एस्ट्रोनॉमी आती थी, मेटलर्जी आती थी। ये सब आधुनिकतम विद्याएं हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाती रही। शिक्षा हमारी संपूर्ण स्वावलंबी थी, चिकित्सा हमारी स्वावलंबी थी, कृषि उत्पादन हमारा संपूर्ण स्वावलंबी था, दूध उत्पादन हमारा संपूर्ण स्वावलंबी था। दूध और दही के बारे में तो भारत में आपने अभी तक सुना है कि दूध और दही की नदियां बहती थी। अब ये दूध दही की नदियां बहना तो ये मुहावरा है। मतलब ये है कि किसी को पानी मांगना हो तो दूध उपलब्ध होता था, किसी को पानी पीना हो तो मट्ठा उपलब्ध होता था, छाछ उपलब्ध होती थी। 150 साल पहले के गांव के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सबसे अद्भुत बात जो लगी कि गांव के लोग पानी तो बहुत कम पीते थे, पानी की जगह दूध पीते रहते थे, मट्ठा पीते रहते थे। और हमारे यहाँ गांव की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात रही है, दूध और मट्ठे जैसी चीजें कभी बेची नहीं जाती थी। गरीब से गरीब आदमी को उपलब्ध होती थी, वो बेची नहीं जाती थी। इसका मतलब एक ही है, हर गरीब आदमी को दूध और मट्ठा उपलब्ध होता था। मैंने मेरे बचपन में मेरी आंखों के सामने देखा है, ये तो अभी 30 साल पहले तक के भारत में दिखाई देता था। मेरी दादी को मैंने देखा है, सवेरे वो मट्ठा बिलोती थी, खूब सारा दूध होता था, दही होता था और अपने घर के लिए रख के पड़ोसियों में वो बंटने के लिए चला जाता था। और उसके बाद भी बचता था तो जानवरों को खाने और खिलाने के लिए चला जाता था। मट्ठा बंटता था, मक्खन बंटता था, घी बंटता था, दूध बंटता था, दही बंटता था, माने किसी को खरीद के खाने की जरूरत नहीं थी। ऐसी अद्भुत अर्थव्यवस्था स्वावलंबन की थी। और एक छोटी सी आखिरी बात और बताऊं भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, कि श्रम का भारत में कभी भी लेन देन नहीं हुआ, मूल्य नहीं तय हुआ। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्रम हमेशा से अमूल्य रहा, बिना मूल्य का, जिसका मोल नहीं कर सकते आप, ऐसी चीज को अनमोल कहते हैं। भारत में श्रम हमेशा से अनमोल रहा। गांव में श्रम का विभाजन इस तरह से था कि जो काम कोई व्यक्ति अकेले स्तर पे कर सकता है वो अकेले करता था। जिस काम को करने के लिए वो अकेला समर्थ नहीं है, उसको करने के लिए पूरा गांव उसके यहाँ इकट्ठा होता था। आप तो गांव में रहे होंगे, हम तो गांव में काफी बचपन में रहे हैं और अभी भी भारत में उत्तर पूर्व के मैंने कई गांव ऐसे देखे हैं जहां गांव के किसी व्यक्ति को घर बनाने की जरूरत पड़े तो पूरा गांव उसको सहयोग करने के लिए खड़ा हो जाए।
कोई उसकी ईंट बनवाए, कोई उसका गारा तैयार करवाए, कोई ईंट चिनवाए, कोई गारा चिनवाए, घर बन के तैयार हो जाए, किसी को कोई मूल्य न देना पड़े। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसको मदद की है, जब उस व्यक्ति का घर बनेगा तो ये जाके उसकी मदद करेगा। तो श्रम इस तरह से विभाजित था हमारे गांव में। सबके घर बने हैं एक दूसरे की मदद से। किसी ने घर नहीं बनाया इस देश में पैसे लगा के। इस तरह का श्रम विभाजन था। मैंने तो बचपन में देखा है कि किसी का छप्पर होता है ना, छत जिसको हम फूस की बनाते हैं, वो छप्पर किसी का डालना हो तो सारा गांव 10 मिनट के लिए इकट्ठा होता था। छप्पर चढ़ा के एक एक अपने घर में चला जाता था। छप्पर 1 मिनट में तैयार हो जाता। छप्पर बनाने में गांव इकट्ठा होता था, छप्पर डलवाने में गांव इकट्ठा होता था, दीवार खड़ी करने में गांव इकट्ठा होता था, दीवार को चिनवाने में गांव इकट्ठा होता था। इस तरह से सब एक दूसरे के घर बनाया करते थे। खेत में भी ऐसा ही श्रम विभाजन था। किसी एक किसान के खेत में बुआई हो रही है तो बुआई के समय गांव के मोहल्ले के लोग उसके यहां आ जाएंगे और एक दिन में पूरी बुआई करके चले जाएंगे। फिर वो किसान दूसरे के यहां जाके उसी तरह का कर देगा, फिर तीसरे के यहां जाके कर देगा। तो संपूर्ण गांव के किसानों की बुआई भी ऐसे ही होती थी, कटाई भी ऐसे ही होती थी।